हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पीआर नॉलेज सेंटर। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। तो आज हम करेंगे टेस्ट नंबर 18 जो कि 4 MIS का है। तो टेस्ट स्टार्ट करने से पहले एक ही रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। तो चलिए हम अपने टेस्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। और हमारे चैनल पे विजन आईएएस के कल लगभग 25 टेस्ट हो चुके हैं और ओनली आईएएस के भी और दृष्टि के भी बहुत सारे टेस्ट करवाए गए हैं। उसके साथ ही साथ हम बहुत सारे मैक्सिमम टेस्ट आपको कराएंगे। और हमारे चैनल पे एनसीईआरटी की भी क्लास कराई गई है बहुत सारी। और साथ ही साथ विजन का मैगजीन भी करवा रहे हैं, जल्दी 365 पॉलिटी कंप्लीट करवाएंगे। तो चलिए हम टेस्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं और आप हमारे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। वहाँ पर आपको बहुत सारे टेस्ट सीरीज वगैरह सब कुछ मिल जाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ये देखिए हिंदी इंग्लिश में जरूर है, इससे हिंदी में करा रही हूँ। अगर आप लोग की डिमांड होगी तो हम इंग्लिश में इसको भी अलग से करा देंगे, ठीक है। तो ये है, निम्नलिखित में से कौन सा, ये हाँ ये बता दूंगा आपको, ये है एनवायरमेंट का टेस्ट, ठीक है, जिसमें करंट अफेयर प्लस बेसिक एनवायरमेंट है। चलिए क्वेश्चन का आंसर आप स्टार्ट करिए। एक से ये 1 से लेकर 1 मतलब 50 क्वेश्चन है टोटल। तो आप A4 साइज पेपर लीजिए और उसमें 1 से लेकर 50 तक नंबरिंग कर लीजिए, या OMR हो वहां पर फिल कर लीजिए और देखिए आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक कीट के साथ एक अनोखा संबंध दर्शाता है जो इसके साथ सह विकसित हुआ और एकमात्र कीट है जो इस वृक्ष को परागित कर सकता है। मतलब परागित मतलब परागकण को फैलाना, जैसे पौधे अपने बीजों को दूर दूर तक फैलाते हैं या उनमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वो परागकण के कारण ही होता है। तो वो कौन सा पेड़ है, मतलब पौधा है, जिसके कीट उसके साथ ही विकसित होते हैं और उसके मतलब परागित करने में, मतलब परागण को दूर दूर तक फैलाने में केवल वही यूजफुल होता है। तो कौन सा मतलब वृक्ष है? अंजीर, महुआ, चंदन, रेशम का कपास। तो ये है अंजीर। नेक्स्ट है, ह्यूमस की विशेषताओं के संदर्भ में लिए। नेक्स्ट है, ह्यूमस की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। इसका अपघटन अत्यंत धीमी गति से होता है। ये सूक्ष्म जीव क्रिया के प्रति अत्यधिक प्रतिरोधी है। यह नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसे पोषक तत्वों से भरपूर है जो पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। उपर्युक्त संबंध में निम्नलिखित कथन पर कौन सा सही है? कथन 2 कथन 3 दोनों सही है। कथन 2 कथन 1 की व्याख्या करते हैं। कथन 2 कथन 3 दोनों सही है, लेकिन उनमें से केवल एक ही कथन एक की व्याख्या करता है। कथन केवल एक ही सही है और वह कथन एक की व्याख्या करता है। ना तो कथन दो ना ही कथन 3 सही है। बताइए कौन सा इसमें से सही आंसर होगा। तो देखिए पहले तो मैं आपको बता दूं ह्यूमिफिकेशन क्या होता है। तो देखिए ये एक क्रिया होती है जिसमें सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक अवशेषों को तोड़ा जाता है। मतलब कोई कार्बनिक अवशेष है तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड किया जाता है। इसमें ह्यूमस का निर्माण होता है। ह्यूमस की विशेषता है इसका गहरा रंग होता है, उच्च कार्बन सामग्री और मिट्टी के कणों से बंधने की क्षमता होती है। ये मिट्टी की संरचना में सुधार करता है, पौधों को पोषक तत्वों की उपलब्धता को बढ़ावा देता है और नमी बनाए रखने में मदद करता है। पहला तो सही है, इसका संगठन अत्यंत धीमी गति से होता है, ये सही बात है। और दूसरा क्या है, अ, यह नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम जैसे पोषक तत्वों से भरपूर है जो पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। तो ये कथन भी सही है। और ठीक है, और नेक्स्ट कथन है, और ये भी सही है। बात तो तीनों सही है। ये सूक्ष्म जीव क्रिया के प्रति अत्यधिक प्रतिरोधी है। तो इसमें देखिए बात दोनों, ये कथन भी सही है, दोनों इसका वो भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो आपका होगा वो होगा बी। मतलब कि कथन 2 और 3 दोनों सही है, लेकिन उनमें से केवल एक ही कथन की व्याख्या करता है। और कौन सा व्याख्या करता है ये मैं आपको बता दूं। तो कथन 2 जो है ये वाला, ये ये सूक्ष्मजीवों की क्रिया के प्रति अत्यधिक प्रतिरोधी होता है, इसलिए इसका अपघटन अत्यंत धीमी गति से होता है। बस यही वाला इसको मतलब एक्सप्लेन कर रहा है, बाकी सही तो सभी है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न प्रकार की खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में भी कथन विचार करें। तो डेट्रिटस जो होता है खाद्य श्रृंखला मृतजीवी प्राथमिक उत्पादक होते हैं। तो और ये स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में अपरद खाद्य श्रृंखला चारागाह खाद्य श्रृंखला की तुलना में अधिक मात्रा में ऊर्जा प्रवाह के लिए जिम्मेदार होती है। चारागाह खाद्य श्रृंखला में वायरस अपघटन के रूप में कार्य करता है।
उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? 1, 2, 3 या केवल 2 या 1, 3? बताइए तीसरे का आंसर। इसको ध्यान से पढ़िए। हो गया? ठीक है। देखिए पहला कथन गलत है, क्योंकि जो अपरत खाद्य श्रृंखला में जो प्राथमिक उत्पादक होते हैं, यही है ना? हाँ। देखिए इसमें जो होता है टेस्टर खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता के रूप में कार्य करते हैं, ना कि इस उपभोक्ता के रूप में काम करते हैं, ना कि उत्पादक। तो ये गलत हो गया। स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में अपरत खाद्य श्रृंखला चारागाह खाद्य श्रृंखला से अधिक मात्रा में ऊर्जा प्रवाह के लिए जिम्मेदार है, ये बात सही है। चारागाह खाद्य श्रृंखला में वायरस अपघटक के रूप में कार्य करता है। तो देखिए वायरस नहीं करता है। वायरस अन्य जीवों पर आक्रमण करते हैं, लेकिन ये अपघटन नहीं है। जो फंजाई और जो बैक्टीरिया होते हैं वो होते हैं। तो ये हो गया गलत, केवल दूसरा सही है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। पारिस्थितिकी संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन अस्थायी उपज मतलब स्टैंडिंग क्रॉप को सबसे अच्छे ढंग से समझाता है? पहला है, यह किसी विशेष समय में किसी क्षेत्र में मौजूद बायोमास की मात्रा को संदर्भित करता है। यह किसी विशेष समय में किसी दिए गए क्षेत्र में मौजूद कृषि उपज के कुल वजन को संदर्भित करता है। यह किसी विशेष समय में मिट्टी में मौजूद निर्जीव पदार्थों के द्रव्यमान को संदर्भित करता है। यह किसी विशेष समय में किसी क्षेत्र में मौजूदा प्राकृतिक वनस्पति के कुल भार को संदर्भित करता है। तो इसका आंसर बताइए। इसका जो हो जाएगा वो पहला सही हो जाएगा, ओनली वन। या किसी विशेष समय में किसी क्षेत्र में मौजूद बायोमास की मात्रा को संदर्भित करता है। कौन? स्टैंडिंग क्रॉप। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही वाक्य पदानुक्रम है? और ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस ने भी इस बार पूछा था। तो देखिए अगर बायोलॉजी पढ़ा होगा तो पता होगा, 12 तक पढ़ा होगा, 10 में भी इसे पढ़ाया जाता है। तो ये होता है, पहले जगत होता है, संघ होता है, फिर वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति होता है। ठीक है, पहले जगत होता है, लास्ट में संघ, जगत, संघ, वर्ग, इसको याद कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी पिरामिड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जलीय पारिस्थितिक तंत्र में बायोमास का पिरामिड सामान्यतः उल्टा होता है। ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा रहता है और कभी उल्टा नहीं हो सकता। घास के मैदान के पारिस्थितिक तंत्र में संख्याओं की पिरामिड उल्टा होता है। कौन सा कथन सही है? तो पिरामिड पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो आपको ये आंसर पता होगा। तो देखिए जलीय पारिस्थितिक तंत्र में जो बायोमास का पिरामिड होता है वो उल्टा होता है। मतलब जो भारी जीव जंतु होते हैं ऊपर रहते हैं ना, जिनका वजन ज्यादा होता है, बाकी नीचे पेड़ पौधे, फाइटोप्लैंक्टन, छोटे इस तरह से रहते हैं। तो ये उल्टा होता है, ये सही है। और ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है, ये बात याद करिए, याद होगा आपको। लेकिन घास के मैदान पारिस्थितिक तंत्र में प्रयोग पिरामिड उल्टा नहीं होता, वो सीधा अपराइट होता है, ऐसे होता है। ठीक है, इसमें प्राइमरी सेकेंडरी या उत्पादक होते हैं, उत्पादक संख्या ज्यादा होती है, तो इस तरह से तो हो जाएगा। कौन सा गलत है आपका? ये गलत है, और वो सही है, ऑप्शन ए। पारिस्थितिकी अनुक्रमण के में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। द्वितीय अनुक्रमण प्राथमिक अनुक्रमण की तुलना में तेज होते हैं। द्वितीय अनुक्रमण के विपरीत प्राथमिक अनुक्रमण मिट्टी की तत्काल उपलब्धता नहीं होती है। द्वितीय अनुक्रमण के विपरीत प्राथमिक अनुक्रमण में कोई जैविक समुदाय विकसित नहीं होता है। तो इन संबंधों में कौन सा कथन सही है? 2, 3 दोनों सही हैं। दोनों कथन एक की व्याख्या करते हैं। 2 और 3 दोनों सही है, लेकिन उनमें से केवल एक ही कथन व्याख्या करता है। 2, 3 में से केवल एक ही सही है और वो कथन एक की व्याख्या करता है। ना तो कथन 2 ना तो कथन 3 सही है। सातवां बताइए। देखिए इसमें पहला कथन सही है, द्वितीय अनुक्रम प्राथमिक अनुक्रम की तुलना में तेज होता है। द्वितीय अनुक्रम के विपरीत प्राथमिक अनुक्रम में मिट्टी की तत्काल उपलब्धता जो है हो नहीं होती, ये बात भी सही है। द्वितीय अनुक्रम के विपरीत प्राथमिक अनुक्रम में कोई समुदाय जैविक समुदाय विकसित नहीं होता, ये एक बात गलत है। तो देखिए, तो ये बात जो है गलत है, क्योंकि दोनों में ही विकसित होता है, द्वितीय प्राथमिक दोनों में। तो ये हो जाएगा सही, गलत। तो इसमें जो हो जाएगा, कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा? देखिए 2 और 3 में से केवल एक ही सही है और कथन एक की व्याख्या करता है, ये बात सही है। निम्नलिखित प्रजातियों पर विचार कीजिए। लाइकेन, फाइटोप्लैंक्टन, मोलस्क, उपरिस्थ में कितनी प्रजातियां भूमि या जल में प्राथमिक अनुक्रमण में अग्रणी प्रजातियों के रूप में कार्य करती हैं? अग्रणी प्रजातियों के रूप में केवल एक, केवल 2, या तीनों, या कोई नहीं? देखिए
तो पहला सही है, देखिए लाइकेन जो होता है, तो पहले आपको बता दूँ, वे प्रजातियाँ जो नंगे क्षेत्र पर आक्रमण करती हैं, मतलब जहाँ एरिया खाली रहता है, उन्हें अग्रणी प्रजाति कहते हैं। जैसे चट्टान पर प्राथमिक अनुक्रम में ये आमतौर पर लाइकेन होती है ना, लाइकेन चट्टानों को घोलने के लिए एसिड साबित करने में सक्षम होते हैं। इसमें अक्षय मिट्टी के निर्माण में मदद मिलती है। ये बाद में बायोफाइट और बहुत छोटे पौधों के रास्ता बनाते हैं, जो मिट्टी की थोड़ी सी मात्रा में पकड़ लेते हैं और वहाँ पर धीरे धीरे ऐसे जड़ बढ़ती जाती है और वृक्ष उच्च बनते जाते हैं। और फाइटोप्लैंक्टन्स है, मोलस्क नहीं है। मोलस्क भी देखते हैं जहाँ पे छोटे-छोटे मोलस्क होते हैं, ये फाइटोप्लैंक्टन्स फिर ज़मीन के अंदर, तो वो बाद में मिट्टी बनते हैं, फिर वहाँ पर नए पौधे ऐसे जनरेट होते हैं ना, तो ये दोनों नग्न ज़मीन, मतलब जो खाली स्थान रहते हैं जहाँ मिट्टी-उट्टी नहीं रहती, वहाँ पर इन लोग उसका डेवलपमेंट करते हैं। तो ये हो जाएगा, केवल 2 सही है। 9वां है, कार्बन चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। वैश्विक कार्बन की कुल मात्रा में 2/3 से अधिक कार्बन महासागरों में घुला हुआ पाया जाता है। अपघटन अपशिष्ट पदार्थों और भूमि पर महासागरों के मृत कार्बनिक पदार्थों को संसाधित करके विश्व CO2 पूल में योगदान करते हैं। कार्बन पदार्थों में दहन से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ जाती है। 1-2 सही है, 1 सही है, 2-3 सही है, 1-2-3 सही है। तो इसमें तीनों बातें बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन हो जाएगा डी। 10वां है, प्रकाश संश्लेषी सक्रिय विकिरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथन विचार करें। आपतित और विकिरण का लगभग 90% प्रकाश संश्लेषी सक्रिय विकिरण है। PAR तरंग दैर्घ्य सीमा अधिकांशतः एक्स किरणों और गामा किरणों की तरंग दैर्घ्य के बीच होती है। पृथ्वी पर उपलब्ध PAR का लगभग 10% भाग पौधों द्वारा उपयोग किया जाता है। कौन सा कथन सही? 1, 2, 3 या केवल 2 या 3 या 3? 10वां, इसमें देखिए केवल इसमें केवल तीसरा सही है। आपतित और विकिरण का लगभग 90% प्रकाश सक्रिय संश्लेषी सक्रिय विकिरण है, तो ये गलत है। क्योंकि जो 50% कम प्रकाश संश्लेषित सक्रिय विकिरण है, 50% होता है, ना कि 90। और पीआर की तरंगदैर्घ्य सीमा एक्स किरणों और गामा किरणों की तरंग के बीच होती है, तो ये भी गलत है। क्योंकि प्रकाश संश्लेषक घटक केवल विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के दिश भाग में प्रकाश क्वांटा अवशोषित करते हैं। ये यूवी किरणों और अवरक्त किरणों के बीच होते हैं, यूवी और अवरक्त, तो हो जाएगा गलत। इस तीसरा सही है, ऑप्शन हो जाएगा ओनली सी। नेक्स्ट है 11वां, यदि कुछ कारणों से तितलियों की प्रजातियों की जनसंख्या में भारी गिरावट आती है, तो इसके संभावित परिणाम क्या हो सकते हैं? कुछ पौधों के परागण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। कुछ खेती योग्य पौधों में फफूंद संक्रमण भारी वृद्धि हो सकती है। इसमें ततैयों, मकड़ियों, पक्षियों की कुछ प्रजातियों की संख्या में गिरावट आ सकती है। कौन सा कोड सही है? 1, 2, 3, 1, 3 या 1, 2, 3? देखिए, इसमें कुछ पौधों के परागण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा बिल्कुल, क्योंकि जो कीट होते हैं, ये परागण को दूर तो फैलाते हैं, परागण को पूर्ण करते हैं। कुछ खेती योग्य पौधों में फफूंद से कोई रिलेशन नहीं है, और तीसरा भी सही है, तो ऑप्शन हो जाएगा 1 एंड 3 इज राइट। पौधों की वृद्धि उत्पादकता पर विभिन्न कारकों के प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में विचार करें। पौधों में जल की कमी के कारण आमतौर पर उनकी पत्तियों में चयापचय क्रियाशीलता कम हो जाती है। ठंडे तापमान के संपर्क में आने वाले पौधों को गर्म जलवायु वाले पौधों की तुलना में प्रकाश संश्लेषण के लिए अधिक इष्टतम तापमान की आवश्यकता होती है। कौन सा कथन सही है? केवल 1, केवल 2, 1, 2, दोनों, या ना तो 1 ना तो 2? देखिए, पौधों की वृद्धि उत्पादकता पर विभिन्न कारकों के प्रभाव के संदर्भ में, तो पौधों में जल की कमी के कारण आमतौर पर उनकी पत्तियों में चयापचय प्रक्रियाशीलता कम हो जाती है। बिल्कुल देखते ही हैं, आप पौधों को पानी नहीं देंगे तो सूख जाएगा। ठंडे तापमान के संपर्क में आने पर पौधों को गर्म जलवायु वाले पौधों की तुलना में प्रकाश के लिए संश्लेषण के लिए अधिक इष्टतम तापमान की आवश्यकता होती है। तो ये जो है सही नहीं है, क्योंकि पानी क्या है, तनाव में पत्तियां मुरझा जाती है, तो पता सही है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए एक इष्टतम तापमान सीमा होती है, जो प्रजातियों और उनके मूल जलवायु के आधार पर भिन्न-भिन्न होती है, तो ये इतना सही नहीं है, तो पहला ही सही है केवल। ऑप्शन हो जाएगा ओनली 1। तो ठंडे तापमान के संपर्क में आने पर पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए गर्म जलवायु वाले पौधों की तुलना में आमतौर पर कम इष्टतम तापमान होता है। इसमें अधिक लिखा है ना, तो अधिक कहाँ से होगा, कम होगा। पारिस्थितिक शब्दों के उनके अर्थों के संबंध में भी कथनों पर विचार कीजिए। समुदाय है एक ही प्रजाति के जीवों का समूह जो एक विशिष्ट क्षेत्र में एक साथ रहते हैं, परस्पर क्रिया करते हैं, क्या उनको समुदाय कम्युनिटी कहते हैं। नीचे होता है किसी जीव के अपने पारिस्थितिक तंत्र में अद्वितीय कार्यात्मक भूमिका और स्थिति। और फागोट्रोप्स
वे जीव जो अपने वातावरण में घुलनशील कार्बनिक पोषक तत्व ग्रहण करते हैं। ऑस्मोट्रॉफ वे जीव जो पौधों या जानवरों के ठोस भोजन को निगलकर अपना भोजन बनाते हैं। तो इसमें से कितने युग सम्मिलित हैं? 1, 2, 3, 4। तो समुदाय का पता है आपको? देखिए, समुदाय जो होते हैं एक ही प्रजाति समूह और एक विशेष क्षेत्र में रह रहे परस्पर क्रिया करते हैं। तो क्या सही है? तो ये गलत है, क्योंकि एक समुदाय में विभिन्न प्रजातियां होती हैं, एक ही प्रजातियां नहीं होती हैं। विभिन्न प्रजातियों का होता है, जैसे आप हैं, आप जहाँ पर रहते हैं मोहल्ले में, तो बहुत सारे कई कास्ट के या कई जातियों के लोग रहते हैं, तो वो कम्युनिटी बनाते हैं ना। कम्युनिटी में एक ही जाति की थोड़ी होती है, गलत हो जाएगा। और ये दूसरा सही है, नीचे किसी जीव को अपने पारिस्थितिक तंत्र में अद्वितीय कार्यात्मक भूमिका और स्थिति है, सही है। फागोट्रॉप्स क्या होता है? तो फागोट्रॉप देखिए ऐसे जीव हैं जो ठोस खाद्य कणों को निगलकर भोजन करते हैं। तो कार्बनिक पोषक तत्व ग्रहण देखिए करते हैं, एक प्रक्रिया जिसमें आमतौर पर वो अपने स्वीकार्य भोजन स्रोत को निगलना शामिल होता है। ग्रहण नहीं, उसमें निगल लेते हैं ठोस कार्बनिक पदार्थों को। ऑस्मोट्रॉप्स क्या होते हैं? ऑस्मोट्रॉप्स ऐसे जीव होते हैं जो घुले हुए कार्बनिक पदार्थों को अवशोषित करते हैं। और देखिए इसका ये एक्सप्लेनेशन है और ये है। तो ये वे जीव जो अपने वातावरण में घुलनशील कार्बनिक पोषक तत्व को ग्रहण करते हैं, सही है। तो केवल एक ही चाहिए, ऑप्शन ए। पारसी संदर्भ में एज इफेक्ट का शब्द का क्या तात्पर्य है? आवास विखंडन कारक प्रजातियों की जनसंख्या और विविधता में कमी, किसी विशेष पारिस्थितिक तंत्र में एक ही प्रजाति का प्रभुत्व, एक ही निवास स्थान तक सीमित प्रजातियों में अनुवांशिक विविधता में गिरावट, दो या दो से अधिक विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों की सीमा पर प्रजातियों की समृद्ध परिवर्तन। ये होता है दो या अधिक विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों को सीमा पर प्रजातियों की समृद्धि में वृद्धि। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कार्बन निषेचन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ाने के कारण पौधों की वृद्धि। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती सांद्रता के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ गया। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती सांद्रता के परिणाम स्वरूप महासागरों की अम्लता में वृद्धि। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती सांद्रता के कारण होने वाले जलवायु परिवर्तन के प्रति पृथ्वी पर सभी जीवित प्राणियों का अनुकूलन। इसका आंसर ए होगा, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता के कारण पौधों की वृद्धि। निम्नलिखित जानकारी पर विचार करें। बायोम है, भौगोलिक विस्तार शामिल है। विशेषता है, टाइगा उत्तरी यूरोप, इसे बायोम में पोडजोल मिट्टी पाई जाती है। सवाना है ट्रॉपिकल अफ्रीका में, इसमें छोटी घास से होती है और ये पूरी तरह से वृक्ष विहीन होते हैं। स्टेपी दक्षिण अमेरिका का भूमध्यसागरीय क्षेत्र है, ये लंबी घास छोटे पेड़ होते हैं। कौन सा कथन सही, मतलब कौन सा मिलान सही है? 1, 2, 3, 3 या 1, 2? बताइए। 16वां का 16वां का देखिए पहला सही है। टाइगर जो होता है उत्तरी यूरोप में है और ये बायो में पोडजोल मिट्टियां पाई जाती हैं। सवाना जो है गलत है। सवाना जो है ट्रॉपिकल अफ्रीका दिया है, तो सवाना बायोम उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इनमें जो होती है ये मुख्य रूप से अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर पाई जाती है। इसमें जो होती है, इसमें छोटी नहीं लंबी घासें होती हैं और ये गलत है। और ये पूरी तरह से वृक्ष विहीन होते हैं। जी नहीं, जब लंबी घासें वृक्ष विहीन नहीं होते हैं, लंबी घासें बिखरे हुए छोटे पेड़ यहाँ पर होते हैं। तीसरा गलत है स्टेपी के बारे में। स्टेपी जो समशीतोष्ण जो होता है क्षेत्र में पाए जाते हैं, मुख्य रूप से यूरोप और एशिया अमेरिका में पाए जाते हैं ये। और ये जो होता है लंबी घास और छोटे पेड़, तो स्टेपी छोटी घासों पेड़ों की कमी यहाँ पर होती है। छोटी घास होती है, लंबी नहीं होती, पेड़ों की थोड़ी कमी होती है। तो दोनों मिलान सही नहीं, केवल एक ही सही है, ए। 17वां है, पेड़ों की निम्नलिखित प्रजाति पर विचार करें। महोगानी, अबनोस और कार्क ओक, निम्नलिखित में कितने सदाबहार वृक्ष हैं? सदाबहार वृक्षों के नाम याद रख लीजिए, वृक्षों का नाम थोड़ा याद होना चाहिए। तो पहला सही, महोगनी पेड़ जो है सदाबहार वृक्ष होता है। ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। साल भर अपने पत्ते बनाए रखते हैं और अपनी घनी गहरे रंग की लकड़ी के लिए भी जाने जाते हैं। और अबनोस जो होता है पेड़, सदाबहार पेड़ होते हैं अबनोस भी, और ये आमतौर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ये भी पाए जाते हैं और साल भर अपने पत्ते बनाए रखते हैं ये भी। और ये जो है कार्क ओक जो होता है, ये जो होता है ये भी एक सदाबहार पेड़ है जो भूमध्यसागरीय क्षेत्र में पाया जाता है। ये अपनी छाल के लिए जाने जाते हैं। तो ये भी सही है। तो आप तीनों के तीनों सही हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 18वां,
पारिस्थितिकी अनुक्रमण और उनकी विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो अनुक्रमण है, विवरण विशेषता है। जेरार्क अनुक्रमण है, ये शुष्क क्षेत्रों में होने वाला अनुक्रमण है। फिलोजेनिक अनुक्रमण, ये जीव स्वयं पर्यावरण परिवर्तन लाते हैं। स्वजनित अनुक्रमण, अनुक्रमण पर्यावरण पारिस्थितिक तंत्र में परिवर्तन के कारण होते हैं। ये 18। तो 18 में जो पहला है वो तो सही है, जेरार्क अनुक्रमण ये शुष्क क्षेत्र में होने वाले अनुक्रमण है। दूसरा गलत है, एलोजेनिक जो है ये कहाँ पर होते हैं, ये शुष्क क्षेत्रों में पाए जाते हैं। एलोजेनिक के जो पर्यावरण में परिवर्तन लाते हैं, तो ये देखिए शुष्क क्षेत्रों में पाए जाते हैं। एलोजेनिक राधिकार से तात्पर्य होता है कि ये बाहरी पर्यावरणीय कारकों जैसे बाढ़, ज्वालामुखी विस्फोट या मानवीय गतिविधियों के कारण होने वाले परिवर्तन है। ये कारक पारिस्थितिकियों को बदलते हैं, जिससे क्षेत्र नई प्रजातियों के लिए अधिक उपयुक्त हो जाता है। तो ये हो जाएगा। और स्वजनित क्या होता है, ये जीव स्वयं ऑटोजेनिक अनुक्रमण कहलाते हैं। जीव मिट्टी में परिवर्तन लाते हैं और ये जो होते हैं इन परिवर्तन हिमस कूड़े के रूप में कार्बनिक पदार्थों का संचय होता है। मिट्टी के पोषक तत्वों में परिवर्तन होता है, मिट्टी के पीएच में परिवर्तन होता है। तो ये दोनों गलत हैं, नहीं है। तो ऑप्शन केवल एक ही सही है, ए। देख लो पढ़ाई जाते हैं। 19वां है, जैविक अंतःक्रिया का प्रकार उदाहरण। परजीवीवाद, मनुष्य में आंत्र हुकवर्म, सहभोजवाद, एपीफाइट्स नामक पौधे अन्य पौधों की शाखा पर उगते हैं। पारस्परिकता, एक बड़ा पेड़ एक छोटे पौधों को छाया देता है। परभक्षण, शेर द्वारा हिरण का शिकार। इसमें से कौन सा जैविक अंतःक्रिया का प्रकार सही सुमेलित है, बताइए कौन सा युग्म। इसमें देखिए पहला सुमेलित है परजीवीवादी, मनुष्य में आंत्र हुकूमत जैसे परजीवी मतलब जो शरीर में वास करते हैं उन्हीं पे डिपेंडेंट रहते हैं। सबभोजवाद क्या होता है, सिम्बायोसिस होता है। यह ये एपीफाइट्स नामक पौधे अन्य पौधों की शाखा पर उगते हैं, सही बात है। सहभोजवाद मतलब एक प्रजाति को लाभ होता है, दूसरी प्रजाति को ना तो लाभ होता है ना ही कोई नुकसान। पारस्परिकतावाद, एक बड़ा पेड़ एक छोटे पौधे को छाया देता है, तो ये गलत है। पारस्परिकतावाद एक जैविक अंतःक्रिया होती है जिसमें दोनों जीवों को लाभ होता है। उदाहरण के लिए मधुमक्खियों द्वारा फूलों या लाइकेन को का परागण करना क्लासिक पारस्परिक संबंध के लिए दोनों को लाभ होता है। एक बड़ा पेड़ एक छोटे पेड़ को पौधे को छाया देता है, तो एक उसमें छोटे को छाया मिल रही है तो उससे तो उसका डेवलपमेंट तो होगा नहीं, तो ये नहीं होगा। परभक्षण है, शेर द्वारा हिरण का शिकार, ये सही है। तो परभक्षी तो 1 2 मतलब 3 सुमेलित है। डीडीटी डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोराइथेन के संदर्भ में इनके कथन में से कौन सा सही है। जैसे जैसे हम खाद्य श्रृंखला में ऊपर की ओर बढ़ते हैं विभिन्न जीवों में डीडीटी की सांद्रता बढ़ती जाती है। डीडीटी जल में अत्यधिक घुलनशील होते हैं जो इसे जीवों के ऊतकों में जमा होते हैं। तो कौन सा कथन कारण सही है, कथन कारण दोनों सही है। कथन कारण की व्याख्या करता है, कथन कारण सही है, कथन की व्याख्या नहीं करता है। कथन सही है, कारण गलत है, या कथन गलत है, कारण सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पहला कथन सही कारण गलत है। डीडीटी जल में अत्यधिक घुलनशील होता है। देखिए डीडीटी जो होता है जल में नहीं वसा में घुलनशील होता है, ठीक है। और इसका पानी में घुलनशीलता बहुत कम होती है, इसे जीवों के वसायुक्त ऊतकों में जमा होने देता है, ठीक है। तो ये हो गया गलत, ये हो गया एक सही है, भी गलत है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति यानी जीवों के साथ सहजीवी संबंध स्थापित कर सकती है। निडारियंस या कवक या प्रोटोजोआ, उपरोक्त में से कौन सा सही है। तो देखिए तीनों ही जो होती हैं ये सहजीवी संबंध स्थापित करती हैं। तो कुछ जीव एक साथ रहते हैं और एक दूसरे को तत्व को दोनों एक दूसरे साझा करते हैं और सजीवन व्यतीत करते हैं, उन्हीं के बारे में है। नेक्स्ट है, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2023 संबंध में निम्नलिखित राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र के संबंध में वन आवरण के प्रतिशत के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो चलिए व्यवस्थित करते हैं। तो देखिए क्या कहा है, भौगोलिक क्षेत्र के संबंध में वन आवरण के प्रतिशत के आधार पर आरोही क्रम में लगाना है। देखिए अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो 79.63% है यहाँ पर वन आवरण। और मिजोरम में कितना है, मिजोरम में 85% नियर अबाउट। और लक्षद्वीप में है 91% नियर अबाउट, मतलब इससे ज़्यादा ही है। लक्षद्वीप 91 हो गया।
और आपके अंडमान निकोबार में 81% है। ये 79 है, 83 है, 91 है, 81 है। तो चलिए और वही क्रम में लगाइए। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर सबसे कम अरुणाचल प्रदेश में, उसके बाद ये हो गया, ये 79 था ना, 79 है, फिर 81 है, फिर आपका चौथा आ गया, फिर दूसरा मिजोरम का आ गया और सबसे ज़्यादा लक्षद्वीप में है, तो ये हो गया। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। विश्व वन स्थिति रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है बताइए? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा, संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा, या अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ द्वारा, या वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर द्वारा? ये जारी किया जाता है संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा। वन सलाहकार समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। यह वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है। यह औद्योगिक परियोजना के लिए वन मंजूरी देने के लिए जिम्मेदार है। कौन सा कथन गलत है? केवल एक, केवल दो, एक दो, दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो दोनों कथन गलत है। तो ये क्या है वन्यजीव? तो ये जो है, तो ये 1980 के तहत था। ये जो है, ये वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत धारा 3 में की गई थी इसकी व्यवस्था, 1980 में, ना कि 1972 के तहत है। ये औद्योगिक परियोजना के लिए वन मंजूरी के लिए जिम्मेदार है, तो नहीं। ये EFSC सीधे वन मंजूरी नहीं देता है। ये प्रस्तावों के मूल्यांकन के आधार पर पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को सिफारिश प्रदान करता है, और वन मंजूरी देना या न देना अंतिम निर्णय FSC के पास नहीं, बल्कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पास है। यदि किसी कारणवश महासागर का फाइटोप्लैंक्टन पूरी तरह नष्ट हो जाए तो क्या होगा? कार्बन सिंक के रूप में महासागर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, समुद्र में खाद्य श्रृंखला पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, समुद्र के पानी का घनत्व काफी कम हो जाएगा। क्या होगा? तो देखिए, इस कार्बन सिंक के रूप में महासागर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और खाद्य श्रृंखला में प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, समुद्र के पानी घनत्व काफी कम हो जाएगा। नहीं, इससे नहीं होगा। तो ऑप्शन हो जाएगा 1 एंड 2। नेक्स्ट है, केल्प वनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। केल्प पौधे नहीं होते हैं, बल्कि बड़े भूरे शैवाल हैं। केल्प वन वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके जलवायु परिवर्तन को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। केल्प पोटास, आयोडीन जैसे खनिजों का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। कौन सा कथन इसमें सही है? देखिए, तीनों बातें इसमें सही है, 1, 2, 3। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट है, सहस्त्राब्दी पारिस्थितिकी तंत्र मूल्यांकन पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं की निम्नलिखित प्रमुख श्रेणियों का वर्णन करता है। प्रावधान, समर्थन, विनियमन, संरक्षण और सांस्कृतिक। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से प्रावधान सेवाओं से संबंधित है? ये उत्पाद जो हम मानवीय आवश्यकताओं के लिए पारिस्थितिकी तंत्र से प्राप्त करते हैं, जैसे भोजन, पानी, आश्रय और ईंधन, या पारिस्थितिकी तंत्र प्रक्रियाओं द्वारा प्रदान किया गया लाभ जो प्राकृतिक घटनाओं को नियंत्रित करता है, गैर भौतिक लाभ जो लोगों के विकास और सांस्कृतिक उन्नति में योगदान देता है, संबंधित पारिस्थितिकी तंत्र के निर्वाह के लिए आवश्यक पारिस्थितिकी तंत्र में कार्य। कौन सा सही होगा? इसमें पहला सही होगा, वे उत्पाद जो हम मानवीय आवश्यकताओं के लिए पारिस्थितिकी तंत्र से प्राप्त करते हैं, जैसे भोजन, पानी और आश्रय, ईंधन। रेगिस्तान पारिस्थितिक तंत्र में जीव जंतु चरम स्थितियों जैसे उच्च तापमान, दुर्लभ जल स्रोतों में जीवित रहने के लिए विभिन्न अनुकूलन प्रदर्शित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से ऐसे अनुकूलन हैं? तो जो रेगिस्तान में रहते हैं, लंबे पैर, रातिचर व्यवहार, छोटे कान, कम चयापचय दर। क्या होता है? देखिए, इसमें लंबे उनके पैर होते हैं, रात्रिचर व्यवहार, तो क्योंकि रात में जो होता है ठंडा रहता है टेम्परेचर, और छोटे कान नहीं, छोटे कान उष्मा का क्षरण मतलब उत्सर्जन रोकते हैं, तो यहाँ पे बड़े कान होते हैं जिससे उष्मा ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकल जाए शरीर से। तो ये कम उपचयापचय है, ये भी सही है। तो 1 थ्रू 4 सही है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 29, चारागाह पारिस्थितिक तंत्र के संबंध में निम्नलिखित कथन विचार करें। वे मध्यम से उच्च वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाने वाले, आमतौर पर वार्षिक 100 से 200 सेमी तक। भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा प्राकृतिक घास का मैदान आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। इनकी विशेषता अक्सर लगने वाली आग है, जो इनके पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कौन सा कथन सही है? 1, 2, 2, 3, 3 या 1, 2, 3? इसमें केवल तीसरा सही है, पहला गलत है। और पहला गलत इसलिए है क्योंकि घास के मैदान आमतौर पर मध्यम कम वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये आमतौर पर सवाना होती है,
जहाँ 25 से 25 से 25 से लेकर 100 से 150 जो होती है तक नहीं होती है, बारिश नहीं होती है। मध्यम वर्षा घास के विकास का समर्थन करती है, लेकिन घास के जंगलों बनाए रखना पर्याप्त नहीं है। तो इसमें और तो यहाँ पे इतनी बारिश नहीं होती, बल्कि 25 सेंटीमीटर होती है। मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं आमतौर पर, इतनी नहीं होती, ये गलत है। भारतीय महाद्वीप का सबसे बड़ा प्राकृतिक घास का मैदान आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। तो आंध्र प्रदेश में है। तो भारतीय महाद्वीप का सबसे बड़ा प्राकृतिक घास का मैदान बन्नी घास का मैदान है, जो गुजरात में स्थित है, ना कि आंध्र में। बन्नी घास का मैदान सबसे बड़ा है, जो गुजरात में है। तो ये गलत है। बाकी तीसरा सही है। मैंग्रोव की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? आमतौर पर इन्हें विकास के लिए कम सौर विकिरण की आवश्यकता होती है। ये आमतौर पर कम गाद सामग्री वाले क्षेत्र में उगते हैं। वे प्रजनन की जीवंतता विधा प्रदर्शित कर सकते हैं। वे अपनी पत्तियों में मौजूद विशेष ग्रंथियों के माध्यम से अतिरिक्त लवणों का स्राव करते हैं। कौन सा कोड सही है? 1 2 3 2 3 4 3 4 1 या 1 2 4? तो देखिए, ये सही है तीसरा। ये प्रजनन की जीवंतता विधा प्रदर्शित करते हैं। वे पत्तियों में मौजूद विशेष ग्रंथियों के माध्यम से अतिरिक्त लवणों का स्राव करते हैं। 3 4 सही है। अब पहला दूसरा गलत क्यों है, देख लेते हैं। तो इसमें दिया है आमतौर पर इन्हें विकास के लिए कम और सौर विकिरण की आवश्यकता होती है। तो देखिए, ये सौर विकिरण इनको अधिक आवश्यकता है, न कि कम। ये आम तौर पर कम गाद तो कम नहीं, अधिक गाद सामग्री वाले क्षेत्रों में उगते हैं। ये भी गलत है इसलिए। निम्नलिखित में से किस जैव भू रासायनिक चक्र के मामले में चट्टानों को अपक्षय चक्र में प्रवेश करने के लिए पोषक तत्वों के निर्मुक्त का मुख्य स्रोत है? तो किसके लिए? तो ये है कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, फास्फोरस चक्र या सल्फर। तो ये पूछा गया क्वेश्चन है, ये है फास्फोरस चक्र। 32 है। यूटोफिक और ओलिगोट्रॉफिक झीलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन पर विचार करें? ओलिगोट्रॉफिक झीलों की तुलना में शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता अधिक होती है। यूट्रॉफिक झील की जल गुणवत्ता ओलिगोट्रॉफिक झीलों की तुलना में बेहतर है। कौन सा कथन सही? केवल एक, केवल दो, एक दो, दोनों, ना तो एक, ना तो दो। तो दोनों कथन इसमें गलत है। तो ओलिगोट्रॉफिक झील की तुलना में शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता अधिक होती है, तो अधिक नहीं होती है। इसमें कम शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस जैसे पोषक तत्व कम होते हैं, तो ये गलत है। यूट्रॉफिक झील की जल गुणवत्ता ओलिगोट्रॉफिक झीलों की तुलना में बेहतर है। ये भी गलत है, क्योंकि यूट्रॉफिक झीलों में आमतौर पर पानी गुणवत्ता खराब होती है, क्योंकि इनमें पोषक तत्वों की मात्रा बहुत अधिक होती है, जिससे शैवालों का अत्यधिक विकास होता है और ऑक्सीजन की कमी होती है। दोनों गलत है। सुंदरवन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन विचार करिए? ये विश्व का एकमात्र मैंग्रोव रिजर्व है जहां बाघ रहते हैं। सुंदरवन में प्रमुख वृक्ष प्रजाति पाला वृक्ष एल्सटोनिया स्कलरिस है। कौन सा कथन सही है? 1 2 1 2 दोनों, ना तो एक, ना तो दो। तो पहला सही है। यह विश्व का एकमात्र मैंग्रोव रिजर्व जहाँ बाघ रहते हैं, सुंदरवन। और सुंदरवन में प्रमुख वृक्ष प्रजाति पाला वृक्ष स्कलरिस है। तो ये गलत है, क्योंकि सुंदरवन में प्रमुख वृक्ष प्रजाति सुंदरी वृक्ष है, जिसे हेरिटिएरा फेमेस कहते हैं। इसके नाम पर इस क्षेत्र का नाम रखा गया है। और सुंदरी वृक्ष और सुंदरवन की खारी और जलभराव वाली स्थितियों के लिए अच्छी है। और पाला वृक्ष शुष्क पर्वतीय वनों से जुड़ी एक प्रजाति है, मैंग्रोव की विशेषता नहीं है। ठीक है, तो ये होगा केवल एक। निम्नलिखित गतिविधियों पर विचार कीजिए। डीजल का दहन, कार्बनिक पदार्थों का अपघटन, महासागरीय अम्लीकरण, विस्फोटक जलीय विस्फोट। उपरोक्त गतिविधियों में से कितनी क्रियाएं वायुमंडल में सल्फर छोड़ती हैं? केवल 1 2 3 4। तो पहला सही है, डीजल का दहन और कार्बनिक पदार्थों का अपघटन भी सही है। तीसरा नहीं होगा, महासागरीय अम्लीकरण नहीं है, ज्वालामुखी विस्फोट है, तो ऑप्शन हो जाएगा 3 सही, सी। ठीक है। 35 है। वर्षा 1 मिनट इसको रेज कर दो। यदि वर्षा और उष्णकटिबंधीय वन पृथ्वी के फेफड़े हैं, तो निश्चित रूप से आर्द्रभूमि इसके गुर्दे के रूप में कार्य करती है। आर्द्रभूमि का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य उपरोक्त कथन को सबसे अच्छी तरह से दर्शाता है? आर्द्रभूमि जल चक्र में सतही अपवाह, मृदा रिसाव और वाष्पीकरण शामिल होते हैं। शैवाल पोषक तत्व का आधार बनाते हैं, जिस पर मछली, क्रस्टेशियन, मोलस्क, पक्षी, सरीसृप और स्तनधारी पनपते हैं। और साधन संतुलन मृदा न रखने में महत्वपूर्ण। जलीय पौधे भारी धातुओं अतिरिक्त पोषक तत्वों का शोषित करते हैं।
ये है जड़ी पौधे भारी धातुओं और अतिरिक्त पोषक तत्वों को शोषित करते हैं। निम्नलिखित में से किसे ज्वारनदमुखी की पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के रूप में माना जाता है? वे जल को शुद्ध करने के लिए प्राकृतिक फिल्टर के रूप में कार्य करते हैं। ये प्रचुर मात्रा में जीव जंतुओं का पोषक करते हैं। ये प्राकृतिक बंदरगाहों के विकास में सहायक होते हैं। ये प्रवाह भित्तियों के विकास के लिए आदर्श स्थितियां प्रदान करते हैं। कौन सही है? 1 2 3 2 3 4 1 3 4 1 2 3 4। तो इसमें 1 2 3 सही है। वे जल जो शुद्ध करने के लिए प्राकृतिक फिल्टर के रूप में कार्य करते हैं। वे प्रचुर मात्रा में जीव जंतुओं का पोषण करते हैं। प्राकृतिक बंदरगाहों के विकास में सहायक होते हैं। सही है। वे प्रवाह भित्तियों के विकास के लिए आदर्श पारिस्थितिकी प्रदान करते हैं। तो ये गलत है। तो 1 एंड 3 सही है। चलिए 37 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। पर्यावरण नाइट्रोजन चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। नाइट्रोजन स्थिरीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अमोनिया और नाइट्रेट जैसे रूपों में परिवर्तित किया जाता है जिन्हें पौधे अवशोषित कर सकते हैं और उपयोग कर सकते हैं। दूसरा है नाइट्रीकरण वह प्रक्रिया जिसमें अमोनिया आयनों को नाइट्राइट और नाइट्रेट में ऑक्सीकृत किया जाता है। तीसरा है विनाइट्रिफिकेशन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा नाइट्रेट्स को पुनः नाइट्रोजन गैस या नाइट्रस ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। इसमें से कौन सा कथन सत्य है? तो सभी बातें बिल्कुल सत्य हैं। निम्नलिखित पारिस्थितिक तंत्र पर विचार करें। कच्छ वनस्पति, नम घास के मैदान, गहरी झीलें, रेगिस्तान। शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता के आधार पर पारिस्थितिक तंत्रों का सही बढ़ता क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? बताइए। तो देखिए बढ़ता क्रम है सबसे ज्यादा रेगिस्तान, सबसे कम रेगिस्तान। पारसी तंत्र पर विचार कीजिए। इसमें शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता के आधार पर प्राथमिक तंत्रों का बढ़ता क्रम। तो रेगिस्तान है और रेगिस्तान के बाद हो जाएगा गहरी झीलें, फिर है नम घास की मैदान, फिर कच्छ की वनस्पति। ठीक है, तो बढ़ता हुआ क्रम है ना, कम है फिर यहाँ पर ज्यादा है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन विचार करें। वे पृथ्वी की 1/3 से अधिक भूमि पर सतह पर फैले हुए हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की मिट्टी आमतौर पर पोषक तत्व की कमी से ग्रस्त है। एपीफाइट सामान्यतः उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पेड़ों की जड़ों के पास पाए जाते हैं। कौन सा कथन सही है इसमें? तो इसमें हो जाएगा वे पृथ्वी पर 1/3 से अधिक भूमि पर पाए जाते हैं। तो ये जो है गलत है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन लगभग 1000 वर्ग किलोमीटर पे क्षेत्र में फैले, पृथ्वी की सतह का लगभग 7%। 7% 1/3, 7% है जो कि 1/3 नहीं है। हो गया गलत। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की मिट्टी आमतौर पर पोषक तत्वों की कमी से ग्रस्त है। तो ये सही है। और ये तीसरा गलत है क्योंकि एपीफाइट सामान्यतः उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के पेड़ पौधों की जड़ों के पास नहीं पाए जाते हैं। तो एपीफाइट पेड़ों की शाखाओं पर मिट्टी में जड़े जमाए मतलब उगते हैं। ये शाखाओं में होते हैं ना कि जड़ों में। तो ये गलत हो गया। ऑप्शन केवल दूसरा सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित जीवों पर विचार करें। डायटम, साइनोबैक्टीरिया, जो प्लैंक्टन्स, कोपोपॉड। निम्नलिखित जीवों में से कितने जीव चारागाह खाद्य श्रृंखला में प्रथम पोषित स्तर पर आते हैं? केवल 1, केवल 2, केवल 3 या सभी 4? तो कौन से आते हैं? तो इसमें देखिए पहला तो आता है डायटम आते हैं और दूसरा है दूसरा भी साइनोबैक्टीरिया भी आते हैं, लेकिन जो प्लैंक्टन्स और कोपोपॉड नहीं आते हैं। तो ऑप्शन केवल 2 सही है, बी। निम्नलिखित कथन पर विचार करें। विश्व की अधिकांश प्रवाल भित्तियां उष्णकटिबंधीय जल में हैं। विश्व की 1/3 से अधिक प्रवाल भित्तियां ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस में स्थित हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की तुलना में प्रवाल भित्तियों में बहुत अधिक संख्या में प्राणी समूह पाए जाते हैं। कौन सा कथन सही है? केवल 1 2, केवल 3, 1 3 या 1 2 3? ये तीनों सही है। ऑप्शन डी। चारागाह खाद्य श्रृंखला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सामान्यतः चारागाह खाद्य श्रृंखला में ट्रॉपिक स्तरों की संख्या 4 से 5 अधिक नहीं होगी। केवल लगभग 10% ऊर्जा निचले ट्रॉपिक स्तर से प्रत्येक क्रमिक ट्रॉपिक स्तर पर स्थानांतरित होते हैं। कौन सा कथन सही है? 1 2 दोनों सही है। कथन 2 कथन 1 व्याख्या करता है, स्पष्टीकरण कर रहा है। कथन 1 2 कथन 2 दोनों सही लेकिन स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। कथन मतलब कथन सही है, कारण गलत है, या कथन गलत है, कारण सही है। तो ऑप्शन 2 वही है। बताइए। तो 42 का दोनों सही है, व्याख्या भी सही है। 43 है।
पारिस्थितिकी पिरामिड के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। यह किसी प्रजाति के अनेक पोषक तत्वों स्तरों का हिस्सा होने की संभावना को नजरअंदाज करता है। इसका निर्माण खाद्य श्रृंखला के आधार पर होता है तथा खाद्य जाल का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। सेप्रोफाइट्स को पारिस्थितिकी पिरामिड में शामिल नहीं किया गया है, पर इनमें से किसे पारिस्थितिकी पिरामिड की सीमा माना जाता है? बताए 43 का। तो तीनों बातें सही हैं। अपघटन की प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। यह कार्बनिक पदार्थों को कार्बन डाइऑक्साइड, जल और पोषक तत्वों में जोड़ देती है। यह कम तापमान वाले वातावरण की तुलना में नर्म और नम वातावरण में अधिक तेजी से होता है। लिग्निन से भरपूर अपरद के अपघटन की दर नाइट्रोजन से भरपूर अपरद की तुलना में अधिक तेज होता है। कौन सा कथन सत्य है? 1 2 2 3 1 3 या 1 2 3? तो इसका आंसर हो जाएगा पहला, दूसरा तो सही है। कार्बनिक पदार्थों की कार्बन डाइऑक्साइड, जल और पोषक तत्व जोड़ देते हैं। ये कम तापमान वाले वातावरण की तुलना में गर्म और नम वातावरण में अधिक तेजी से होता है। दोनों सही है, लेकिन लिग्निन से भरपूर अपरद के अपघटन की दर नाइट्रोजन से भरपूर अपरद की तुलना में अधिक नहीं बल्कि कम होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। जैविक ऑक्सीजन मांग बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड एक मानक मानदंड है रक्त में ऑक्सीजन के स्तर को वन पारस्परिक तंत्र में ऑक्सीजन के स्तर को। तो ये है जलीय पारस्परिक तंत्र प्रदूषण कर परख है, तो यही सही है। ये कई बार क्वेश्चन एपीपीसीएस ने भी पूछा है। ठीक है। 46 है, पृथ्वी पर पारिस्थितिक तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। महासागरों की वार्षिक शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता भूमि की तुलना में कम है। कारण कथन दूसरा है, समुद्र में गहराई के साथ सूर्य के प्रकाश की मात्रा कम हो जाती है। तीसरा है, महासागर के गहरे पानी में संचित पोषक तत्व बहुत धीरे धीरे यूटफोर्टिक क्षेत्र की ओर ऊपर की ओर प्रवाहित होते हैं। कथन 2 कथन 3 दोनों सही है। कथन 2 कथन 1 की व्याख्या करता है। कथन 2 कथन 3 दोनों सही है, उनमें से कथन 1 व्याख्या करता है। कथन 2 3 एक ही सही है और वह कथन 1 की व्याख्या करता है। या फिर कथन 2 3 दोनों सही है, ना तो दोनों नहीं सही है, ऐसा कुछ। तो ये ऑप्शन देख लीजिएगा ध्यान से और उसके हिसाब से आंसर करिएगा। तो इसमें कथन 2 और 3 दोनों सही है, कथन 1 की तो व्याख्या करते हैं। निम्नलिखित जीवों पर विचार करें। बैक्टीरिया है, टिड्डा, कवक, केंचुआ है। ऊपर इन जीवों में से कितने अपघटक हैं? कौन से हैं? केवल 1, केवल 2, केवल 3, 4 ऐसे होंगे ऑप्शन, बताइए। तो पहला सही है, बैक्टीरिया है। और दूसरा भी सही है, टिड्डा भी है, कवक भी है। और ये जो है, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, क्या पूछा है? ये निम्नलिखित जो अपघटक, अच्छा टिड्डा कहाँ से अपघटक हो जाएगा? बैक्टीरिया अपघटक है, कवक है, केचुआ भी है। तो हो जाएगा 1 3 4। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका 3 सही है इसमें से, ऑप्शन सी। पर्यावरणीय पारिस्थितिकी संदर्भ में पारिस्थितिकी आयाम शब्द सबसे अच्छा प्रतिबिंब करता है किसी प्रजाति की निरंतर गति के माध्यम से लंबी दूरी तक प्रवास की क्षमता को। या फिर किसी दिए गए आवास में प्राकृतिक और मानव शास्त्रीय कारकों द्वारा जैव विविधता की हानि की दर को। या फिर जो है किसी पारिस्थितिक तंत्र में जीवों द्वारा प्रयुक्त संचार विधियों को। पर्यावरण परिवर्तन के प्रति जीव की अनुकूलन डिग्री, तो ये ऑप्शन डी ही है, पर्यावरण परिवर्तन के प्रति जीव की अनुकूलन डिग्री को। टुंड्रा बायोम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसकी विशेषता यह है कि परमाफ्रॉस्ट फ्रॉस्ट स्थिति के कारण वृक्षों की समान अनुपस्थिति होती है। टुंड्रा बायोम में सरीसृप और उभयचर लगभग अनुपस्थित होते हैं। तो देखिए दोनों ही बातें बिल्कुल सही हैं और इसलिए आंसर हो जाएगा सी। लास्ट क्वेश्चन है 50। वन पारिस्थितिक तंत्र में जंगल की आग की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथन विचार कीजिए। अभी आपने देखा होगा यूएसए में जो है, कैलिफोर्निया में दादर डैम में जो है बहुत भयंकर आग लगी जिससे पूरे शहर ही लगभग जल गया है बहुत ज्यादा। तो आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में आंसर बताइए। कार्बनिक पदार्थों को तोड़कर मिट्टी के आवश्यक पोषक तत्वों से समृद्ध करके पोषक तत्वों के पुनर्चक्रण में योगदान देता है। या फिर ये जो है कुछ पौधों की प्रजाति अपने बीज के अंकुरण के लिए जंगल की आग पर निर्भर रहती हैं। कुछ मामलों में जंगल की आग से आक्रामक प्रजातियों को हटाने में मदद मिलती है जिससे देसी वनस्पतियों को पनपने का मौका मिलता है। ये प्रकाश संश्लेषण को बढ़ावा देकर वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर को काफी कम कर देते हैं। तो इसमें से कौन सा कथन सही है 50 का?
देखिए, जंगल की आग लगने के दौरान गिरे हुए पत्ते, मृत लकड़ी और अन्य पौधों के मलबे जैसे कार्बनिक पदार्थ जल जाते हैं और इस प्रक्रिया से नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम सहित पोषक तत्व वापस जमीन में चले जाते हैं, जिससे मिट्टी समृद्ध होती है और नई वनस्पतियों की वृद्धि में बढ़ावा मिलता है। कुछ पौधों की प्रजाति अपने बीज के अंकुरण के लिए जंगल की आग पर निर्भर है। तो ये भी सही है, कुछ पौधों की प्रजातियां जैसे कि पाइन्स होते हैं, जैक पाइन और यूकेलिप्टस के बीजों को उगने और अंकुरित होने के लिए जंगल की आग की तीव्र गर्मी आवश्यक होती है। यह अनुकूलन आग प्रवण पारिस्थितिक प्रणालियों में उनके अस्तित्व और पुनर्जनन की सुनिश्चित करता है। कुछ मामलों में जंगल की आग के आक्रामक प्रजातियों को हटाने में मदद मिलती है, जिससे देसी वनस्पति को पनपने का मौका मिलता है। ये भी बात सही है। और यह प्रकाश संश्लेषण को बढ़ावा देकर वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर काफी कम करता है। कम कहाँ होगा, बढ़ेगा ना। जलेगा कोई चीज तो बढ़ेगा, तो गलत है। ऑप्शन हो जाएगा 1 2 3। तो ये पूरा कंप्लीट हुआ 50 टेस्ट। कितना मार्क्स हुआ आपका, कितना मार्क्स आपको मिला, मतलब कितने क्वेश्चन आपके सही हुए 50 में से, बताइएगा जरूर। और अगर वीडियो से पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।